नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ट्रंप अगले साल यानी 20 जनवरी को प्रेसिडेंट पद की शपथ ले लेंगे। वे अमेरिकी इतिहास में 47वें प्रेसिडेंट होंगे। अमेरिका में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ट्रंप के बाद कौन रिपब्लिकन चेहरा बनेगा, यानी कौन वीर बहादुर होगा जो अमेरिका में 48वें प्रेसिडेंट की रेस में दौड़ेगा। दूसरे खेमे मतलब डेमोक्रेट्स की यह बात आपको भी पता ही हो कि फिलहाल उनके अंदर किस तरह की हलचलें हैं। मारा पीटी तक की नौबत बताई जा रही। कमला हैरिस को बाइडन पर भरोसा नहीं और बाइडन को कमला पर, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। डेमोक्रेट खेमा शायद इससे पहले इतिहास में कभी भी लीडरशिप को लेकर के जूझता नहीं दिखा। मौजूदा हालात और अमेरिकी मूड के लिहाज से डेमोक्रेट भविष्य की सत्ता से भी दूर नजर आ रहे हैं। आज के अंक में अमेरिका के संभावित 48वें प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन कैंडिडेट को लेकर के तमाम संकेतों के आसपास नजर आ रही चीजों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास कितना सटीक सफल रहा जरूर बताएं। आपकी राय क्या है उसे भी बताना ना भूलें। एपिसोड अंत तक देखें, कई जरूरी चीजें आखिरी हिस्से में देखने सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, अमेरिकी पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंटियल रेस असल में कभी खत्म ही नहीं होती। एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और दो दलीय पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अगले प्रेसिडेंट को लेकर बिसाते बिछनी शुरू हो जाती है। कमला हैरिस जरूर डेमोक्रेट्स की तरफ से चुनाव के लिए संभावित कैंडिडेट हो सकती हैं अगले, हालांकि इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही है। आप इसे डेमोक्रेट्स की आपसी कलह, जनता के मुद्दों से दूरी और नेतृत्व का संकट भी कह सकते हैं। क्यों और कैसे, इस पर भी बात है। ट्रंप ने तीसरे टर्म को लेकर बयान दिया है, मगर मेरी अपनी समझ में नहीं लगता कि अमेरिकी समाज और खुद रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप को इसकी इजाजत देगा कि वे तीसरी बार प्रेसिडेंट बने और संविधान संशोधन करें। वैसे भी ट्रंप इस वक्त 78 साल के हैं। उम्र के फ्रंट पर उनका हाल आगे बाइडन जैसा हो सकता है। अमेरिकी संविधान ट्रंप या किसी भी नेता को इसकी इजाजत नहीं देता कि वह तीसरी बार प्रेसिडेंट बने। अगला रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पे बात करने से पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि आखिर अमेरिकी संविधान में यह नियम कब, कैसे और क्यों आया। वैसे आप में से तमाम दोस्तों को यह बात पहले से ही पता होगी। अमेरिकी इतिहास में एक लीडर ऐसा भी हुआ जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 4 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि आगे ऐसा ना हो, सत्ता का दुरुपयोग ना हो और नेतृत्व में बदलाव होता रहे। संशोधन को 1951 में लागू किया गया था, जिसके मुताबिक अमेरिका में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहे। उन्हीं की वजह से अमेरिकी संविधान में संशोधन करना पड़ा। रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक 4 बार प्रेसिडेंट बने। जब रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने तो उनके कार्यकाल में अमेरिका आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, जिसे महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। बतौर प्रेसिडेंट उन्होंने उसका सामना किया और न्यू डील नाम की उनकी आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने में मदद मिली। रूजवेल्ट के ही कार्यकाल में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। युद्ध के समय स्थिर नेतृत्व की जरूरत की वजह से उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में बार बार चुना गया। लेकिन जब उनका निधन हो गया तो अमेरिकी कांग्रेस ने संशोधन करके किसी प्रेसिडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 बार का नियम बना दिया। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप इसी नियम की वजह से तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। अब सवाल है कि रिपब्लिकन को अमेरिकी जनता ने जिन मुद्दों की वजह से चुना और जो आज की तारीख में अमेरिकी समाज में एक बहुत बड़ा भावुक मुद्दा बन चुका है, उसके लिए रिपब्लिकन पॉलिटिक्स को आगे भी अपनी सरकार, अपने प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में वहां बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। डेमोक्रेट पॉलिटिक्स, खासकर ओबामा के 2 कार्यकालों और बाइडेन प्रशासन में अवैध प्रवास का मुद्दा, सेम सेक्स मैरिज, सेक्स चेंज करवाने का मुद्दा, बिना शादी और बच्चों के कपल्स का साथ रहना,
गर्भपात के कानूनी अधिकार, प्रजनन दर में भारी गिरावट, आपराधिक घटनाएं, लिबरलिज्म के नाम पर एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट जैसी अनगिनत चीजों ने मूल अमेरिकी समाज के सामने भविष्य की चिंता खड़ी कर दी है। वे हर जगह पिछड़ रहे हैं और उनके पारिवारिक मूल्य तहस नहस हो चुके हैं। वे मूल्य जिसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली है जिसके तमाम दुष्परिणाम का सामना अमेरिकी आज की तारीख में कर रहा है। डेमोक्रेट राज की अराजकता का आलम यह है कि सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट और इलिटिज्म की वजह से कोई आम अमेरिकी आज की तारीख में बड़े सपने नहीं देख सकता। वो चाहे ट्रंप हो, एलोन मस्क हो, विवेक रामास्वामी हो या कोई और, सब के सब इन चीजों के विक्टिम हैं। कभी मौका मिले तो रामास्वामी की किताब नेशन ऑफ विक्टिम्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द डेथ ऑफ मेरिट जरूर पढ़िए। अमेरिका में रिपब्लिकन को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है पता चल जाएगा। भारत समेत दुनिया भर की राजनीति में दक्षिणपंथ और राष्ट्रवाद क्यों मजबूत हो रहा है, सिर्फ अमेरिकी उदाहरणों से आप जान जाएंगे। खैर, हम यहां बात कर रहे हैं कि ट्रंप के बाद कौन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंटियल चेहरा होगा। रामास्वामी तो नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि रामास्वामी में काबिलियत नहीं है, लेकिन जब वे ट्रंप के समर्थन में प्रेसिडेंशियल रेस से हटे थे तभी उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से चीजों को साफ किया था। रामास्वामी ने कहा था कि वे हिंदू हैं और ईसाई यहूदी विचार का सम्मान करते हैं। ईसाई यहूदी मूल्यों को भी अपनी धार्मिक आस्था के करीब पाते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि ईसाइयत के प्रचार के लिए वे अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। दोस्तों, गोरे मुल्कों की राजनीति में, खासकर अमेरिका में, ईसाई होना या ईसाइयत के प्रचार में योगदान देना भी एक अनिवार्य शर्त है। पंजाब में हालेलुया क्रांति क्यों है और नॉर्थ ईस्ट में अमेरिकी डीप स्टेट क्यों रुचि लेता है, आप समझ जाएंगे। इस चीज को ब्रिटेन में ऋषि सुनक भी झेल चुके हैं। कमला हैरिस सिर्फ भारतीय मूल और अश्वेत होने की वजह से ही अमेरिका में डेमोक्रेट कैंडिडेट नहीं बनी थी, बल्कि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका ईसाई और यहूदी बैकग्राउंड भी था। बराक ओबामा भी बाई प्रैक्टिस ईसाई ही हैं। पश्चिमी दुनिया का यह कड़वा सच है, वे बस सार्वजनिक रूप से इसे जताते नहीं। चूंकि उनका देश है तो थोपा भी नहीं जा सकता, उनकी मर्जी का सम्मान होना चाहिए। ट्रंप के बाद दूसरे नाम भी रिपब्लिकन में फिलहाल नहीं दिखते। जो चेहरा दिख रहा है वह कोई और नहीं, टेस्ला के सर्वे सर्वा और रामास्वामी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की जिम्मेदारी संभालने वाले एलोन मस्क हो सकते हैं। बावजूद कि कुछ मस्क के साथ दिक्कतें भी हैं, कई सारे किंतु परंतु हैं। ट्रंप के पूरे कैंपेन में जिस तरह एलोन मस्क रिपब्लिकन्स के मुद्दे पर खड़े हुए और निश्चित ही उन्होंने जो भूमिका निभाई वह बेमिसाल है। ट्रंप के फैसलों में, रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों में मस्क का किरदार साफ साफ बहुत बड़ा नजर आ रहा, लगभग पहाड़ जैसा। मस्क का एजेंडा, रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा और अमेरिका के बहुसंख्यक समाज का एजेंडा इस वक्त एक ही नजर आ रहा। आज की तारीख में मस्क एक कारोबारी से कहीं ज्यादा ताकतवर राजनीतिक सोशल रिफॉर्मर की भूमिका में दिख रहे हैं और अमेरिका के साथ साथ दुनिया की राजनीति में भी जमकर दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप के निर्देश पर ट्रंप के दुश्मन नंबर 2 ईरान के साथ मस्क ने मीटिंग की। ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 चीन है। इससे पहले इटली में अवैध अप्रवासियों को निकालने पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ फैसला सुनाया था। मस्क ने मेलोनी के खिलाफ फैसले की सार्वजनिक आलोचना की। मस्क को इटली के मामले में दखल देने के लिए झिड़की भी मिली। कनाडा के मामले में भी मस्क ने बताया कि कैसे ट्रूडो के सत्ता में आने के साथ ही कनाडा, जिसकी GDP अमेरिका के लगभग बराबर थी, पिछड़ गया। उन्होंने एक्स पर एक ग्राफ भी साझा करके दिखाया था। वे जेलेंस्की ट्रंप की बात करवा रहे हैं। ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं। मस्क अब कारोबारी की बजाय एक राजनेता के रूप में अपने विचार रखते हैं। कारोबारी दूसरे देशों के राजनीतिक मसलों पर राय नहीं देते, लेकिन मस्क के ग्लोबल ओपिनियन निकलकर सामने आ रहे हैं जो निश्चित ही राजनीतिक है। साफ है कि मस्क की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं। ट्रंप के अभियान के साथ ही मस्क एक अलग ही किरदार में नजर आ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए कि सोशल रिफॉर्म्स को लेकर जो रिपब्लिकन्स के लक्ष्य हैं वे 4 साल में तो पूरे नहीं होने वाले।
तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप के बाद मस्क एक भरोसेमंद और जिताऊ रिपब्लिकन चेहरा हो सकते हैं। वैसे भी अमेरिका में कारोबारी का राजनेता बनना आम बात है। मस्क ने नतीजों के बाद 2026 की तैयारियों को लेकर भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, ट्रंप विन इज जस्ट बिगिनिंग। देखे तो ट्रंप भी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। अगर दूसरी बार ओबामा ने प्रेसिडेंट बनने के बाद सरेआम अपनी आलोचना पर ट्रंप का मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद ट्रंप फ्लोरिडा छोड़कर अमेरिकी एलिट्स की दुनिया वाशिंगटन और व्हाइट हाउस नहीं पहुंचते। ट्रंप ने दिल पे ले लिया था। वैचारिक वजहें थी उनकी। मस्क की भी वैचारिक वजहें हैं। अपने बेटे के लिंग परिवर्तन और अमेरिकी संस्थाओं के इस अप्रोच की अब तो नहीं होगा, बेस्ट तो कब का आ चुका है जैसी धारणाओं के बाद मस्क ही डेमोक्रेट पॉलिटिक्स के खिलाफ मुकर दिखते हैं। नासा ने कहा था रॉकेट वापस आना असंभव है। मस्क ने कहा रॉकेट जा सकता है तो वापस क्यों नहीं आ सकता। उन्होंने दिल पे ले लिया और करके दिखाया। यह भी साबित किया कि अमेरिका में तमाम जगहों पर अयोग्य लोग बैठे हैं जो द डेथ ऑफ मेरिट की वजह से हैं, जिसके बारे में रामास्वामी अपनी बेस्ट सेलर बुक्स में लिख चुके हैं। मस्क के साथ बहुत सारी कयासबाजियां हैं, मगर मस्क और ट्रंप के सामने बहुत बड़ी दिक्कत भी है। दिक्कत अमेरिकी संविधान का है, प्रेसिडेंट को लेकर के उसकी शर्तों का है। ट्रंप को लेकर जो दिक्कत है उसका जिक्र पहले ही किया गया था। मस्क के लिए भी परेशानियां हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए मस्क सिर्फ 2 शर्तें पूरी करते हैं। वह है अमेरिकी नागरिक होना और कम से कम अमेरिका में 14 साल तक का निवास। प्रेसिडेंट बनने की जो बाकी शर्तें हैं, अमूमन माता पिता का अमेरिकी होना, अमेरिका की जमीन पर जन्म लेना आदि मस्क पूरा नहीं करते। मस्क के पिता साउथ अफ्रीकन हैं और उनकी मां कनाडाई नागरिक थी। मस्क का जन्म भी अमेरिका की जमीन पर नहीं हुआ है। मस्क को 2002 में अमेरिकी नागरिकता मिली थी। यानी मस्क को प्रेसिडेंट बनने के लिए या बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिकी संविधान में संशोधन एलोन मस्क के लिए होगा, क्या यह संशोधन ट्रंप के लिए होगा, या कोई तीसरा चेहरा खड़ा होगा, या फिर अमेरिका ईसाईयत होने की अनिवार्यता से बाहर निकलने का जोखिम उठाएगा और कुछ तीसरे नाम जो रामास्वामी या तुलसी के हो सकते हैं उन्हें आगे किया जाएगा। यह राजनीति है और कल क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर फिलहाल के संकेत ट्रंप के कार्यकाल में मस्क की हैसियत और रिपब्लिकन की तरफ से मस्क का चेहरा उन्हें लेकर कयासबाजियों को जन्म देता रहेगा जब तक कि तमाम चीजें साफ नहीं हो जाती। मस्क भी कारोबारी से प्रेसिडेंट बनने वाले ट्रंप की कहानी को भविष्य में दोहरा दे तो हैरान नहीं होना चाहिए। मस्क राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब वहां से वापसी का रास्ता भी नहीं दिखता। उन्हें आगे ही बढ़ना होगा। दोस्तों, आप में से तमाम लोगों ने यह वीडियो पहले देखा होगा जिसे हमने डाउन कर दिया था। उसमें मस्क के प्रेसिडेंट बनने की दिक्कत को लेकर एक जरूरी बात छूट गई थी। बात जहां तक डेमोक्रेट्स की है, जो हमने शुरू में बात की, तो इस वक्त उनके अंदर कई धड़े बन चुके हैं। कमला हैरिस को चांस मिल सकता है, मगर अब इन बातों की भी डेमोक्रेट खेमे में चर्चा है कि ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा कोई और नहीं, बाइडेन खुश है। बाइडेन खेमे को बाइडेन की उम्मीदवारी बदलना पसंद नहीं आया। कमला हैरिस एक बेहतर कैंडिडेट हो सकती है, लेकिन बाइडेन धड़े के विरोध और आम अमेरिकन की अश्वेत विरोधी पॉलिटिक्स की वजह से शायद वह पीछे रह जाए। कमला की उम्मीदवारी के लिए यह भी दिक्कत है कि महिला उम्मीदवार अमेरिकी प्रेसिडेंशियल रेस में टिक ही नहीं पाते। इतिहास तो यही है उनका। फिलहाल डेमोक्रेट खेमे की तरफ से दूसरा ताकतवर उम्मीदवार नहीं दिख रहा जो मस्क के संभावित रिपब्लिकन तूफान को रोक सके। डेमोक्रेट्स नेतृत्व संकट से भी गुजर रहे और फिलहाल अपने घरों में ही उलझे नजर आ रहे हैं। ट्रंप की जीत से उनकी बीवियां, महिला और पुरुष पार्टनर इतना नाराज हैं कि बेडरूम पर ताला लग गया है। शारीरिक संबंध को लेकर के उनके घरों में कर्फ्यू है, साथ सो नहीं सकते, 4 साल तक कोई संबंध नहीं। बेचारे डेमोक्रेट्स के सामने इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा निजी जीवन के संकट है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।